दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका अध्ययन आपके लिए करवा रहे हैं। और कक्षा 6 की जो बुक है उसके हम 5 चैप्टर आपको करवा चुके हैं। ठीक है, अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे हों तो प्लीज़ उनको जाके देखें। और आज अपना अगला चैप्टर है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो किताब में दिया हुआ है उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम कर रहे हैं केवल क्या राजस्थान की जो बुक है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, न कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ इसमें घुसेड़ रहे हैं। ठीक है, तो जितना इसमें दिया हुआ उसके अनुसार ही हम बता रहे हैं कि इसमें कितना और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया था। यानी कि जो 5वां पार्ट था अपना 5वां चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान में रियासतों में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, राजा का क्या काम होता था, खजांची का क्या काम होता था, बख्शी का क्या काम होता था और परगना अधिकारी का क्या काम होता था। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखें। अब पढ़ते हैं आगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? अपना 6 पार्ट है कि भौतिक प्रदेश। तो आपको पता है राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं। राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर अध्याय में समझते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, कौन सी सबसे ऊँची पर्वत चोटी है और यहाँ की जलवायु कौन सी है, कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी ऋतु होती है। ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। ठीक है, जो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वह क्या अत्यंत जटिल और विविधता का अर्थ है विभिन्नता लिए हुए है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो पहला प्रश्न बन सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है। जो राजस्थान है इसका जो पश्चिमी भाग है वह कैसा है? मरुस्थलीय। एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी। तो ये राजस्थान की विशेषता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग कैसा है? मरुस्थलीय, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग के कौन सा है? पठारी रूप में है। ठीक है, पठारी। अतः भूषण रचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को जो मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे तो राजस्थान को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जैसे कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा महोदय ने इनको 7 भागों में बांटा गया था राजस्थान को, लेकिन जो अपनी बुक में है वो केवल 4 भाग हैं। ठीक है, तो हम 7 भागों का वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे, जो किताब में दिया हुआ है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब 4 भाग देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, थार कमर स्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो थार कमर स्थल जो पश्चिम की तरफ है, दूसरा अरावली पर्वत प्रदेश यानी कि राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तीसरा है पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी भाग। तो कितने? 4 भागों में। अब देखते हैं एक एक करके कौन से भाग में कौन सी विशेषता अधिक है। ठीक है, तो पहला भाग है थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है वह भारत की पश्चिमी सीमा। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी भाग से लेकर और मध्य राजस्थान के मध्य में होकर अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है यह भारत के पश्चिम भाग जैसे गुजरात के कुछ टच में करता हुआ और राजस्थान के मध्य भाग तक थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में जो जिले बलदे हैं उनमें से कुछ घटाबड़ी हो सकती है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है। अगर आएगा तो बता देंगे। तो ये कितने जिलों में फैला हुआ थार का मरुस्थल? 12 जिलों में, और लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? तो थार के मरुस्थल की विशेषता पूछे तो क्या है? तो थार के मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है तथा यह 61% भाग पर फैला हुआ है।
यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है इसमें विभिन्न प्रकार की विविधता हैं। अन्य मरुस्थल है उनमें क्या है, विविधता नहीं है। उनमें न तो क्या है पशु घनत्व है, न उनमें पेड़ पौधों की संख्या है, जबकि थार के मरुस्थल में ये सब कुछ देखने को मिलता है जो दे रखा है। जन घनत्व भी है, पशु घनत्व भी है, खनिज विविधता भी है। ये सभी थार के मरुस्थल की विशेषताएं। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अब जो राजस्थान के मुख्य जिले हैं जो मरुस्थल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में फैले हुए रेतीली मरुस्थलीय भाग को क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं इनमें क्या रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। तो धोरे किसे कहते हैं? वह बालू या रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? धोरे या बालू स्तूप। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि और अंत्य प्रवाही प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जो थार का मरुस्थल है इसमें क्या क्या, तो थार के मरुस्थल की जो विशेषता है उसमें क्या क्या है कि इसमें मरुभूमि भी है, घग्गर का मैदान भी है, अर्ध मरुस्थलीय भाग भी है, नागौर की उच्च भूमि भी है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है ना इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? घग्गर का मैदान भाग, नागौर उच्च भूमि, अंत्य प्रवाही क्षेत्र और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, अगला है अरावली प्रदेश। तो पहला हमने पढ़ा था क्या मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका कुल राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसका 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है और ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है तथा थार के मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और यह राजस्थान के विश्व का सबसे अधिक विविधता लिए हुए वाला मरुस्थल है। अब जो अगला अपना भाग है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यानी कि जो राजस्थान है ये हम राजस्थान मानते हैं, यह राजस्थान के कहाँ पर? मध्य में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली 9% भाग पर, यानी कि राजस्थान की 9% भाग पर फैली हुई है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से, अब यहाँ से जो अरावली पर्वत है वह गुजरात राज्य के खेड़ब्रह्म से प्रारंभ होता है और दिल्ली के रायसीन तक जाता है। कहाँ? दिल्ली के रायसीन, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास तक रायसीन तक जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो जो अभी देखा था हमने, यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, यानी कि उठा हुआ भूभाग। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से 4 राज्यों में होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा। अब देखते हैं आगे। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों की विविधता है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी कि जो मरुस्थल का प्रसार कहाँ है? पश्चिम भाग में राजस्थान के, और ये पूर्वी भाग में मरुस्थल को आने से रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि अरावली पर्वतमाला से क्या राजस्थान की अधिकांश नदियाँ उद्गमित होती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्यजीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में क्या विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून के रोककर पूर्वी तथा दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है।
अब जो अरावली पर्वतमाला का हमने जो स्थिति देखी थी यहाँ पर इस प्रकार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो क्या ये क्या करती है कि पूर्व में जो मानसून है, मानसूनों को रोककर पूर्व में और दक्षिण में क्या अत्यधिक वर्षा करवाती है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो किसको, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। और यह चोटी सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की वो कौन सी है, गुरु शिखर है, तथा कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले के माउंट आबू में, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अभी BSTC प्री में पूछा गया था कि गुरु शिखर की ऊंचाई फिट में बताइए, तो आप फिट में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप को जो मानचित्र दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, और तीसरा दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो यहाँ पर बांट रखा है, पहला घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी, तीसरा लूणी प्रदेश, और चौथा ये मरुस्थलीय भाग, ठीक है। अगला जो तीसरा भाग है अपना पूर्वी मैदान भाग, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यानी कि जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है यह चंबल, बनास और बाणगंगा जैसी नदियों से निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, यानी कि गंगा के मैदान का ही भाग है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले मरुस्थलीय भाग वो कितने प्रतिशत भाग पर था, 61 पर। दूसरा पढ़ा था अरावली प्रदेश वो 9% भाग पर था। और तीसरा भाग कौन सा है, पूर्वी मैदान, जबकि ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ राजस्थान के, 23% भाग पर। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का तंत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। यानी कि जो यहाँ पर नदियाँ बहती है पूर्वी क्षेत्र में, तो नदियाँ जल के द्वारा ज़मीन को काटती है, यानी मिट्टी को काटती है, तो वह क्षेत्र क्या बन जाता है, उबड़ खाबड़। और ये राजस्थान में कहाँ अत्यधिक, कोटा और धौलपुर में। और इस अपर्दन को क्या नाली अपर्दन कहते हैं, ठीक है, जिसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात वेटलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जो ये नाली अपर्दन प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, चंबल या बीहड़, डांग या वेटलैंड ट्रोपोग्राफी, ठीक है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के सबसे बड़ा जनसंख्या निवास करने वाला क्षेत्र है कौन सा, पूर्वी। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कितनी प्रतिशत, 40। जबकि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं। यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है इसमें कौन कौन से, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। उन जिलों में माही और उसकी सहायक नदी द्वारा कुछ मैदानी भाग का निर्माण किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, माही का मैदान। प्रश्न बन सकता है कि माही का मैदान किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो कौन से, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसी के पास में क्या 56 गांव हैं, और उन्हीं 56 गांवों को मिलाकर क्या इसको 56 का मैदान नाम दे दिया गया। तो 30 अपने 3 भाग हो गए हैं। चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी पठार। दोस्तों आप ये ना समझे कि हम बहुत ही कम बता रहे हैं, हम इतना बता रहे हैं कि जो किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगला जो चौथा भाग है अपना लास्ट, दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र कहा जाता। जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है इधर का, इसमें कौन से राजवंश के शासक थे, हाड़ा, ठीक है। और इसी के कारण इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो हाड़ौती पठार ये कोटा, झालावाड़, बाड़ा, बूंदी इत्यादि ज़िले आते हैं इसमें।
हाड़ौती क्षेत्र में। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार है, यह राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठार क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार की मिट्टी किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की है? काली। और किससे निर्मित है? लावा से निर्मित। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख, अब जो राजस्थान के अन्य पठार है छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं। सिरोही में उड़िया का पठार, कौन सा? उड़िया का पठार। इसकी आप कमेंट में बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो, उड़िया का पठार कितना ऊंचा है, ठीक है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है उदयपुर और राजसमंद में स्थित भौराट का पठार, तो कौन सा है? पहला कौन सा हुआ? सिरोही में उड़िया का पठार। दूसरा उदयपुर राजसमंद में भौराट का पठार। तीसरा चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा का पठार। और भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार। उदयपुर राजस्थान के चारों जो भौतिक प्रदेश है उनका वर्णन कर चुके हैं। अब देखते हैं राजस्थान में जो कुछ अन्य पठार हैं उनका बारे में। ठीक है, तो सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार, आबू का पठार। उदयपुर और राजसमंद में स्थित है भौराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित है मैसा का पठार। और चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्व भाग में, ठीक है, कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है लसाड़े का पठार। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, मिलान भी करवा सकते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा पठार स्थित है, या निम्न में से भिन्न को छांटिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं राजस्थान में जलवायु और ऋतु चक्र, कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है और किस मानसून से वर्षा होती है। तो राजस्थान की जलवायु एवं मानसून का स्पष्ट प्रभाव है प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित है, यानी कि जो राजस्थान में अक्षांश स्थिति है वो क्या? भारत उपमहाद्वीप के क्या? उत्तर पश्चिमी स्थिति है, यानी कि भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन है? राजस्थान है। ठीक है, कहने का तात्पर्य जैसे ये भारत का नक्शा है, इसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है? राजस्थान। समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं, यानी कि राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। किसके कारण? समुद्र की दूरी के कारण, अरावली पर्वत की स्थिति के कारण, और यहाँ प्रदेश की भौतिक विशेषता का कारण। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो राजस्थान का जो 61% भाग है इसमें किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क एवं अर्धशुष्क। ठीक है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है। ये गतिविधि अभी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार लास्ट पार्ट तक पढ़ लेते हैं। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर, जो अरावली पर्वत है इसके पूर्व में क्या है? जयपुर। एवं देखते हैं ये जैसे अरावली जा रही है तो इसके पूर्व में क्या है? जयपुर। और उत्तरी पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व में उप आर्द्र जलवायु है। तो यहाँ जयपुर के आसपास क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की जलवायु? उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है, जबकि सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु? आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु है, क्योंकि जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें क्या वर्षा अत्यधिक होती है, इसके कारण क्या अति आर्द्र जलवायु है। तो आपको ऐसे समझना है कि देखते हैं इस नक्शे में, इसमें जलवायु को दिखा रखा है। जो राजस्थान का मैप है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो क्या? अति आर्द्र जलवायु में। कहाँ? राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में। उसके बाद उपाद्र जलवायु कहाँ पर? राजस्थान के पूर्वी भाग में, जबकि उत्तर पूर्व में क्या? आर्द्र जलवायु है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ औसत वर्षा लगभग 100 सेमी होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, यानी कि राजस्थान में क्या? अधिक सूखा पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान की वर्षा का मैप दे रखा है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में उपाद्र जलवायु और पूर्व में आर्द्र जलवायु तथा दक्षिण में अति आर्द्र जलवायु है।
और राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है उसमें क्या शुष्क जलवायु है, ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं, ठीक है। जो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु, तीसरी है शीत ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु है ना, इसका समय कब से कब तक है? मार्च से जून तक। अब ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वह मार्च से लेके जून तक है, तथा वर्षा ऋतु का जो समय है वह जुलाई से लेके सितंबर तक, और शीत ऋतु का समय है अक्टूबर से लेके फरवरी तक। तो आपको समय ध्यान रखना है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। तो ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यानी कि गर्मी के समय में राजस्थान में जो तापमान होता है वह 40 सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, जिसका प्रभाव हम वर्तमान में देख रहे हैं, ठीक है। पश्चिम राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी कि जो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं उसमें क्या से तापमान अत्यधिक हो जाता है, कितना, 40 से लेकर 45 सेंटीग्रेड। लेकिन पश्चिम भाग में नहीं, राजस्थान के अधिकांश भाग में इतना तापमान वर्तमान में चल रहा है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। अब जो थार के मरुस्थल है वह क्या है? रेतीला, जिसमें पेड़ पौधों की कमी है, जिस कारण रेतियाँ गर्म हो जाती है और अत्यधिक ऊष्मा पैदा करती है, ठीक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो ये रेत की विशेषता है क्या? रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें रेत होने के कारण क्या, दिन में तापमान अत्यधिक हो जाता है और रात में क्या, अत्यधिक ठंडा, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में भी अधिक होता है, यानी कि अंतर होता है, ठीक है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें राजस्थान में सबसे ठंडा प्रदेश रहने वाला कौन सा है? माउंट आबू। किस जिले में? सिरोही जिले में, ठीक है। विशेष बात दे रखी है यहाँ पर, देखते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। जो राजस्थान में गर्मी के समय में चलने वाली अत्यधिक धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है, जिनकी स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, ठीक है। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, ठीक है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कब होती है? वर्षा ऋतु में। और कब से कब तक? जुलाई से सितंबर के मध्य। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून वर्षा होती है। यानी कि राजस्थान में जो अरब सागर है, बंगाल खाड़ी, दोनों शाखाओं से क्या, मानसूनी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न बन सकता है कि मानसून की किस शाखा से राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है? तो किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है, ठीक है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो कौन से? अरब सागर मानसून से, जबकि पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी मानसून से। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले में, और सबसे कम जैसलमेर में। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेमी। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। यह सिरोही जिले में स्थित है, जहाँ औसतन 150 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। यानी कि जो राजस्थान है इसमें वर्षा का जो क्रम है इस प्रकार है, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, और इस क्षेत्र में सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो
तो अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक वर्षा, जबकि पश्चिम भाग में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो हमने अभी तक 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया है। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु थी, दूसरी वर्षा ऋतु और तीसरी अब ऋतु है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने के कारण 0 सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। यानी कि राजस्थान में जो रेत है वो अत्यधिक जल्दी ठंडी होती है, अत्यधिक जल्दी गर्म होती है, ठीक है। इसके कारण क्या, जो शीत ऋतु में टेम्परेचर है वो 0 से भी कम हो जाता है। राजस्थान की ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण राजस्थान में माउंट आबू का सबसे ठंडा स्थान है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के कारण बहुत ठंडा हो जाती है, यानी कि बहुत ठंड हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं मावट किसे कहते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। तो मावट क्या है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, मावट या पश्चिम विक्षोभ। यह चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा में गेहूं की फसल को लाभ होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि मावट के होने से किस फसल को अत्यधिक लाभ होता है, तो किसको, गेहूं की फसल को, वीट, ठीक है। अगला अपना जो बिंदु है अकाल और मरुस्थल, यानी कि अकाल किसे कहते हैं और मरुस्थल का प्रसार क्यों हो रहा है। राजस्थान में विशेषकर पश्चिम राजस्थान के बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। जो राजस्थान का पश्चिम भाग है इसमें बार बार क्या अकाल या सूखा पड़ता है। अकाल क्या है, चारे की कमी, पानी की कमी, ठीक है, व्यवस्थाओं की कमी, क्या अकाल है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, यानी कि वर्षा का समय पर न आना, क्या है अकाल का कारण। अपर्याप्त वर्षा होना, अनिश्चित वर्षा होना, अनियमित वर्षा होना, तो ये भी क्या है अकाल के कारण है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी हो जाती है। यानी कि जो अकाल है इसमें क्या होता है, चारे की कमी, मनुष्यों के लिए अनाज की कमी, पानी की कमी हो जाती है, जिसे कहा जाता है अकाल, ठीक है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, यानी कि इस राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन हुआ है। यानी कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की दमादम कटाई कर रहा है, यानी कि अधिक से अधिक, तो क्या भूमिगत जल का इस तरह वो नीचे होता जा रहा है, ठीक है। पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यानी कि जो इसका प्रभाव है वह हमारे सबकी जीवन पर ही पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, तो किसको, भौतिक दशाएं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। किसके कारण, भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों के कारण। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मरुस्थल को कम किससे कर सकते हैं, वृक्ष लगाकर। तो आप भी वृक्ष लगाएं जरूर। अब प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अरावली प्रदेश राजस्थान में स्थित है, थार का मरुस्थल स्थित है, पूर्वी मैदान स्थित, जबकि हिमालय पर्वत नहीं है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी, गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है 1700